हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी ख़बरों के पीछे की ख़बरें और सूचनाएं आप तक पहुँचाते हैं और जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज संडे है और ये वदूद साजिद साहब के साथ हम हर संडे को कार्यक्रम करते हैं। आम तौर पर कानून की जो ख़बरें होती हैं, अदालतों की बड़ी ख़बरें, उस पर चर्चा करते हैं। मैं शुरू करने से पहले एक बार आपको मैं याद दिला दूं कि वदूद साजिद साहब की और वीडियो देखने के लिए आप एक लिंक जो हमने दिया है वीडियो के नीचे कमेंट्स में, उस पर आप जाएं। आपका एक यूट्यूब चैनल है व्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल, उस पर आप जाएं और सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस देखें जो आप उस पर बहुत सी चीज़ें समझेंगे, देखेंगे। बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन होती हैं आपकी वीडियोस में। इस हफ्ते जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अयोध्या के मामले में लखनऊ में सीबीआई अदालत ने जो लोग जिनको दुनिया ने देखा था उस भीड़ के साथ जिसने बाबरी मस्जिद को गिराया था, जिसे सरकार डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहती रही है, वो सारे बेगुनाह हो गए और कोई सबूत अदालत को ऐसा नहीं लगा कि उससे गुनाह साबित होता हो। ये एक बहरहाल एक गैर मामूली किस्म की सूरत हाल है। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये इतना बड़ा, इसे हिस्टोरिकल भी कहा जा सकता है क्योंकि ज़ाहिर है तारीख़ बनी है मुल्क की, और एक तारीख़ 6 दिसंबर 1992 को बनी थी। ये भी झटका उससे कम नहीं है इंसाफ पसंद लोगों के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं तो, और ये इशू बहुत ही सेंटिमेंटल और इमोशनल रहा है और हर कम्युनिटी के लिए, तो मगर चूँकि कानूनी नुक्तों पे हम बात करते हैं, इसमें कानूनी चीज़ें इतनी हैं, कानूनी पहलू इतने हैं कि हम बग़ैर इमोशनल हुए भी बहुत सी चीज़ें बयान कर सकते हैं। आज मेरे पास मटेरियल बहुत है, तो मैं चाहूँगा, चूँकि ये केस ऑलमोस्ट 500 साल में ये अब ऐसे मोड़ पे पहुंच गया है कि जहां अब कुछ बचा नहीं है, न कहने को, न सुनने को, न समझने को, और अक्ल जो है वो समझने को तैयार नहीं है कि आखिर इन 500 सालों में हुआ क्या है। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं कुछ चीज़ें समेटने की कोशिश करता हूं, और हमारा जो प्रोग्राम है, मेरा अंदाज़ा है कि इसको देखने वालों की ज़्यादा बड़ी तादाद जो है उनकी है जिनकी उम्रें 30, 35 और 40 साल की हैं। जी जी। तो जो 35 साल के लोग हैं उनको शायद बहुत ज़्यादा अंदाज़ा ना हो, चूँकि 28-29 साल पुरानी बात है। तो हम वहाँ से शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब कुछ समेट दें। पहले ये बता दें कि लखनऊ की जो कोर्ट, जो एक सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, जिसके सुरेंद्र यादव स्पेशल सीबीआई जज थे और जिनका रिटायरमेंट 1 साल पहले हो गया था, लेकिन इसी केस को सुनने की वजह से उनको 3 एक्सटेंशन मिले, 9 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 1 महीने का, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिले। तो इसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी अहमियत दे रही थी इस फैसले को, इस मुकदमे को, और एक ही जज को रखा, रिटायरमेंट के बावजूद उनको हटाने नहीं दिया और उन्हीं से फैसले की उम्मीद रखी। लेकिन उन जज साहब ने जब फैसला दिया, तो मैं बता दूं मुख्तसरन कि 2300 पेज का ये फैसला है, यानी 2300 पेजेस पर, और उसमें तमाम ऑडियो, वीडियो, फ़ोटो और हेट स्पीचेस, स्लोगन्स, सब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि इनसे कोई सबूत नहीं मिलता कि किन लोगों ने ये गिराई। एक तो ये सबूत नहीं मिलता, और एक ये सबूत नहीं मिलता कि अडवाणी, जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, विनय कटियार और इन्हीं की तरह के दूसरे 49 लोग, जिनमें से 17 मर गए, 32 बाकी हैं, इन 49 लोगों ने कोई साजिश की थी। एक भी साजिश में मुलव्विस नहीं पाया गया। तमाम सबूत सुरेंद्र यादव साहब ने, जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज थे, तमाम सबूत रिजेक्ट कर दिए, और बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट का तो जिक्र भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जज साहब ने, और एक बात जो उन्होंने और आगे बढ़ के कह दी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मुझे आखिर में बतानी थी लेकिन कभी मौका ना रहे, मज़ीद आगे बढ़कर ये तो उन्होंने कह ही दिया कि ये तमाम लोग किसी साजिश में मुलव्विस नहीं थे। ये भी कह दिया
कि जो यूपी की गवर्नमेंट थी वो फेल हुई लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की उस रिपोर्ट को पढ़ने में और समझने में और उस पर अमल करने में, जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और दहशतगर्द और नापसंदीदा अनासिर यानी एंटी सोशल एलिमेंट्स कंट्री के, अब वो कौन है क्या क्या है इस पे बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब मिलकर बाबरी मस्जिद को ढाने की कोशिश कर सकते हैं। हथियार भी आ गए, क्या क्या आ गया, और कमाल ये है कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना यूपी गवर्नमेंट कोई उसको डिटेक्ट नहीं कर सकी, और जज साहब माशाल्लाह अपने जजमेंट में ये बात बता गए कि इस पर गौर नहीं किया, और उन्होंने ऐसा इशारा कर दिया कि ये सब तो पाक है लेकिन इस पहलू पर गौर किया जाए, इन्होंने ये ढाई होगी। अब आइए हम ज़रा शुरू में आते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि ये जो तमाम मुल्ज़िमीन हैं, अब तो मुल्ज़िमीन भी कहते हुए डर लग रहा है इनको, जी, अब तो जाहिर है वो तो बेगुनाह हो गए। अब तो बेगुनाह, ये जितने तमाम बेगुनाह हैं इन पर 7 दफ़ात लगाई गई थी, 7 सेक्शन, 120B, 147, 149, 153A, 153B, 295, 295A। इन तमाम दफ़ात में एक के ख़िलाफ़ भी एक सबूत भी नहीं मिला। अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि यही वो दफ़ात हैं जो दिल्ली में, जो मशरक़ी दिल्ली में जो राइट हुआ उसके इल्ज़ाम में CAA के प्रोटेस्ट करने वालों को जो पकड़ा गया है, यही दफ़ात उन पर भी लगाई गई हैं। और भी दफ़ात हैं, UAPA है, गद्दारी है, कुछ है, लेकिन ये 7 दफ़ात तो हैं ही। इन पर साजिश अभी मुकदमा नहीं चला, लिहाजा साजिश साबित होने का कोई सवाल नहीं, लेकिन साजिश का इल्ज़ाम है, लिहाजा गिरफ़्तारी भी हो गई, और यहाँ एक की भी गिरफ़्तारी नहीं हुई थी। इन 49 में से एक भी गिरफ़्तार नहीं हुआ था। तो ये 2 पैमाने मैंने आपको बता दिए कि 28 साल पहले जो कुछ हुआ था पूरी दुनिया ने देखा। 800 एविडेंसेस CBI ने ही पेश किए, जिनमें फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं और ऑडियो हैं, और दुनिया भर के मीडिया ने रिपोर्ट किया था। ये सब चीज़ें हैं, और पॉलिटिकल हक़ाइक़ मौजूद हैं, सियासी हक़ाइक़ मौजूद हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। खैर, इनके ख़िलाफ़ एक भी सबूत नहीं मिला। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरा जो अपना नुक्ता नज़र है वो ये है कि ये पूरे पिछले 500 साल में, और ख़ास तौर पर पिछले 450 साल में, ये जो 500 साल कह रहे हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए जी, नए लोगों को। वही जी, इसमें साजिश ही साजिश है। ये सिर्फ यही साजिश नहीं थी 92 में, ये अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटा छोटा करके बताऊँगा, ताकि हमारे वो लोग जो अभी जिनकी उम्रें 30-35 साल हैं और जिनको ये पूरा इशू नहीं मालूम है, उन्हें पता चल जाए। माफ़ कीजिए, मैं कुछ चीज़ें लिख कर भी लाया हूँ और कुछ चीज़ें बगैर लिख के भी अखबार को भी सामने रख रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस है, बहुत डिटेल से इसमें चीज़ें हैं, और कुछ मेरी अपनी रिसर्च भी है। जी। मैं बस छोटा सा बताऊँगा कि 1528 में, सन 1528 में जब मुग़लों की हुकूमत थी, जब अंग्रेज़ नहीं आए थे, तो बाबर के कमांडर मीर बाकी ने ये अयोध्या में एक मस्जिद बनाई थी, और इसका नाम लोगों ने बाबरी मस्जिद रख लिया, उन्होंने तो नहीं रखा था। और जाहिर है कि इतनी बड़ी मस्जिद बनाई तो वहाँ लोकल लोग होंगे, नमाज़ पढ़ते होंगे, इतनी बड़ी आबादी वहाँ नमाज़ पढ़ने वालों की थी। 1528 से 1885 तक, यानी जब तक अंग्रेज़ आ चुके थे, जब तक इस पर कुछ भी नहीं था, किसी का कोई क्लेम नहीं था, यानी 357 साल तक वहाँ नमाज होती रही, जिसमें मुग़लों के दौर की भी बात है। और 1858 में अंग्रेज़ पूरी तरह से काबिज़ भी हो गए थे हमारे मुल्क पे। 1857 में जो बगावत हुई थी उसको पे इन्होंने कुचला, उसके नतीजे में पूरे मुल्क में अंग्रेज़ की हुकूमत थी। और अंग्रेज़ पे एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने साहब लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई, और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए बना दिया। ये एक अलग इशू है, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उन पर ये भी एक साजिश का इल्ज़ाम है। हिंदू मुसलमान तो अब भी लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे लोग। जी। हाँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ की ही अदालत थी, जिसमें 1885 में महंत रघुबीर दास ने एक पटिशन फाइल की थी। और देखिए, बहुत गौर से सुनिएगा, पहली पटिशन थी, और क्या कहा था उन्होंने कि साहब ये जो मस्जिद है, इसके बाहर आउटसाइड दी कैंपस
इसके 4 दीवारी के बाहर हमें एक कैनोपी लगाने की इजाज़त दे दीजिए, जहां हम अपनी पूजा कर लिया करेंगे। तो फैज़ाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब थे, जाहिर है कि अंग्रेज़ के ज़माने के थे, वो अंग्रेज़ थे या हिंदुस्तानी थे, उन्होंने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था कि ये खामखा एक कन्फ्रंटेशन पैदा होगा, आप कहीं और कर लीजिए, कोई ज़रूरी है यही करना। बहरहाल एक लंबी डिटेल है। 357 साल के बाद जो साजिश की गई थी उसको कोर्ट ने ही नाकाम बनाया था। अब उसके बाद 1949 में एक साजिश के तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि हाँ एक साजिश थी, एक जुर्म था, एक जुर्म के तहत इशा की नमाज के बाद 23 दिसंबर की रात 1949 में एक मूर्ति रख दी गई। ईशा की यानी जो रात में 8 बजे, 8:15 बजे, हाँ। सर्दियों का वक्त था, जाहिर है। हाँ, चूंकि जो लोग नहीं जानते हाँ, इसलिए बता। तो रात को दीवार फांद कर, अच्छा ये सब जो मैं कुछ कह रहा हूँ ये कोर्ट्स, मुख्तलिफ कोर्ट्स में साबित हो चुका है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दीवार फांद कर कुछ लोग आए और उन्होंने एक मूर्ति रख दी और अगले दिन कह दिया ये राम प्रकट हुए हैं यहाँ। बहरहाल इस बहस में हम नहीं जाते। तो उसके बाद फिर अगले दिन से वहाँ फजर की नमाज के वक्त जब इमाम साहब आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति रखी हुई है, तो फिर लोगों को बताया गया और उसके बाद फिर वहाँ नमाज बंद हो गई। चूँकि 1949 में हम आज़ाद हो चुके थे और हमारी हुकूमत थी और अंग्रेज़ जो 1885 में फ़ैसला कर गया था, उसके बाद 1949 तक फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई, यानी कि 100 साल से कुछ कम में कुछ वहाँ करने की। जब हमारी हुकूमत आ गई 2 में 5 दिसंबर को CBI ने लिखा है चार्जशीट में कि इन्होंने मीटिंग की और उसके बाद 6 दिसंबर को, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में यहाँ सरकार और कुछ लोग और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ये सब सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे और इन्होंने कहा कि ये लाखों की तादाद में कार सेवक वहाँ जमा हो रहे हैं और ये मस्जिद को ढा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के चीफ मिनिस्टर को बुलाया और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा और एफिडेविट दिया कि ये एक अलामती सिंबॉलिक कार सेवा होगी और इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, बहुत कम लोगों को हम वहाँ आगे जाने देंगे और हमारी जिम्मेदारी है, एक ईंट को नुकसान नहीं पहुँचेगा। सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने दे दिया तो अब जिम्मेदारी किसकी हुई? जाहिर है बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की हुई। 6 दिसंबर 1992 को ये तमाम लोग जिनका मैंने नाम लिया और ये तमाम जो मुलजिम थे जिन पे केस चला, जो सब छूट गए, ये सब वहाँ मौजूद थे और हेट स्पीचेस दी जा रही थी और बहुत मशहूर नारा हुआ उमा भारती का, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो। यही साध्वी रितम्बरा ने नारा लगाया था और वाजपेयी इससे काफ़ी पहले कह चुके थे कि वहाँ नोकीली जगह है उसको समतल करना रह गया है, अब उसको समतल करना है यानी बराबर करना है। ये सब तो ये इशारे ही तो होते हैं, इसी को तो साजिश कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि साजिश जो है वह सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से प्रूव की जाती है, साजिश के कोई ठोस सबूत भी नहीं होते। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से, यानी जो वाकयाती तसलसल है, यानी जो चेन ऑफ इवेंट्स है, उसी से तो साजिश साबित की जाएगी। लेकिन यहाँ सब कुछ होने के बावजूद सारे फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, हेट स्पीचेस, लेकिन सब रिजेक्ट हो गया। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैंने बता दिया कि जवाबदेह फिर कौन है। अगर ये लोग साजिश में मुलव्विस नहीं थे तो फिर या तो हुकूमत जवाबदेह है या CBI जवाबदेह है या अदालत जवाबदेह है। अब आप अदालत पे उंगली उठा नहीं सकते। अदालत कहती है कि CBI ने बहुत कमज़ोर केस पेश किया, लिहाजा अब CBI के ही पास आपको जाना पड़ेगा। CBI से पूरे मुल्क को ये मांग करनी चाहिए, खासतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि CBI दोबारा इसके खिलाफ अपील करे और हाई कोर्ट में जाए। अब मैं आपको, लेकिन क्या लगता है आपको सरकार ऐसा करेगी? नहीं जाएगी, CBI भी नहीं जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है बतानी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, सब इन्होंने ढा दिया, तो 2 FIR रजिस्टर्ड की गई यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। एक नामालूम कार सेवकों के खिलाफ जिन्होंने मस्जिद ढाई और क्रिमिनल एक्ट किया, और एक इन लीडरों की हेट स्पीचेस के खिलाफ जो प्राइवेट पार्टीज़ ने कराई थी। पहली बात तो यह है कि एक इवेंट था, 2 FIR की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश थी बाद में जिसका पता चलता ताकि वो मुकदमे अलग अलग हो जाएं। तो ये डिफरेंशिएट किया गया और इस पर कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की, सुप्रीम कोर्ट ने।
उसके बाद ये हुआ कि 10 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल के अंदर अंदर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी, कोई 10 साल तक नहीं हुआ। फिर सीबीआई के डायरेक्टर साहब एक और आते हैं, पीसी शर्मा, उन्होंने क्या किया, साजिश का इल्ज़ाम हटवा दिया कि साजिश तो इसमें थी ही नहीं। उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराज़गी जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ें कही। देखिए मैं आपको बहुत छोटा सा बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो साजिश नज़र आती है, दूसरे ये एग्रेजियस वायलेशन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खिलाफ वर्जी की गई है, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी की ज़बरदस्त खिलाफ वर्जी की गई है। तीसरे, सुप्रीम कोर्ट को वादा देकर, हलफ देकर उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और नफ़रत अंगेज़ तकरीरें की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त कहा और कहा कि इसमें साजिश का पहलू शामिल कीजिए। और दूसरी बात ये कही कि ये बहुत जल्दी ये केस निपटना चाहिए 2 साल के अंदर अंदर। तो ये 2019 में निपटना था, लेकिन ये 1 साल तक और चला, 2020 में निपटा। तो उसके बाद मैं आपको बस यहाँ ले आता हूँ कि ये जो लखनऊ और रायबरेली की अदालतों में 2 केस चल रहे थे और कछुए की चाल से चल रहे थे, ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दोनों को मिलाकर लखनऊ की एक अदालत में लाया गया। स्पेशल सीबीआई के जज को अपॉइंट किया गया, जो इन 26 सालों में 25 सालों में यूपी की सरकार ने नहीं किया था। आप देखिए, और इन 25 सालों में समाजवादी की भी सरकार आई, बीएसपी की भी सरकार आई, बीजेपी की भी आई, किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं उन्होंने भी नहीं किया। ये बात, बुनियादी बात है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब ये एक्सपेडाइट हुआ और एक्सपेडाइट होने के बावजूद 3 साल लग गए और 3 साल में जो नतीजा आया वो ये है। अब मैं यहाँ, अगर आप इजाज़त दें तो एक बात कहना चाहता हूँ कि 9 नवंबर 2019 को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो लैंड है बाबरी मस्जिद की 2.77 एकड़, ये तमाम सबूत और होने के बावजूद और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी के बावजूद, डिफरेंट कोर्ट्स के फैसलों के बावजूद, ये एक ही कम्युनिटी को दे दी गई राम मंदिर बनाने के लिए जगह। उसके बाद मेरा अपना ख्याल है कि लखनऊ में चलने वाले इस केस का कोई मतलब नहीं रह गया था। मैं वही कहने वाला था। देखिए, मैं खुद जर्नलिस्ट होने के बावजूद मैं उस केस को फॉलो करना बंद कर दिया था। ये यकीन था मुझे कि ये फ़ैसला इसी तरह का आने वाला है। तो आम आदमी भी उस तरह से महसूस कर रहा था। और जब वहाँ मंदिर बन ही गया तो अब उनको क्या सज़ा मिलेगी, और ऐसी हुकूमत में, ऐसे हालात में वो, और बहुत से बड़े जो कानून के जानने वाले हैं वो बाकायदा कहते हैं कि अदालतें प्रेशर में काम कर रही हैं हुकूमत के। और ये बहुत से सबूत हमारे सामने आ चुके हैं। हमारे जो भी पिछले दिनों रंजन गोगोई सीजेआई से रिटायर हुए हैं, उन्हें राज्यसभा दी गई, और क्या क्या होगा। और अभी आप कुछ दिन में सुन लेंगे इन यादव साहब को भी कोई ना कोई बहुत अच्छी पोजीशन कुछ ना कुछ मिल जाएगी। हमें ऐसा यकीन है तजर्बे की रोशनी में। हम ये नहीं कह रहे कि हो जाएगा। रिटायर होने के बावजूद 1 साल तक सर्विस में चलते रहे। हाँ, वो तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म का ये हो सकता है कि भाई एक ही जज को सुनना है, वो समझ में आती है। लेकिन आखिरी दिन रिटायरमेंट के कुछ ही घंटे पहले ये जो ऑर्डर आया वो बहरहाल उसी लाइन पे आया जिस पर हम आप सभी सोच रहे थे। लेकिन बहरहाल कानून जहां सुप्रीम कोर्ट कह चुका साजिश का सब कुछ नज़र आ रहा, साजिश उसमें ऐड कीजिए, और अब यहाँ ये कहा गया कि साजिश नहीं थी, इसमें साजिश अच्छा, इसमें अब जो मैं बात समझना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, हमने कुछ बरसों में, पिछले बरसों में आमतौर पर मर्डर का जो 302 वाला जो है, वो कोई मर्डर करता है किसी का कत्ल करता है, उस पर 302 लगती है। लेकिन दूसरा रास्ता निकाला गया मॉब लिंचिंग का, ताकि वो भीड़ हो और उसमें किसी एक के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ना बने। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी भीड़ के लिए कह दिया गया कि सब भीड़ थी, और पाकिस्तान की ISI का भी जिक्र कर दिया और एंटी सोशल एलिमेंट्स का भी जिक्र कर दिया। हालांकि उस भीड़ की तस्वीरें अगर आज भी नज़दीक से देखी जाएं तो बहुत चेहरे पहचाने जा सकते हैं। आखिर इसके आगे क्या फिर मैं असल में बुनियादी तौर पे जो तकलीफ़ है वो ये है कि क्या कानून के हिसाब से मुल्क चलेगा या जिसकी जो मर्ज़ी आएगी वही चलाएगा।
क्या क्या होगा इस तरह से, किस पर भरोसा किया जाए? जो हमारे सामने मसलन पुलिस वाला नज़र आता है, हमें उससे इंसाफ नज़र नहीं आता, अदालत में जाएं तो वहाँ इंसाफ नज़र नहीं आता, जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं। तो इस सब में अगर विश्वास ख़त्म हो जाए जैसा कि लोग महसूस कर रहे हैं, तो फिर आगे क्या 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 बाकी रहेगा? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ काज़मी साहब, ये इस वक्त हम जिस दौर में जी रहे हैं, हाँ। उसमें तो अब तो बात करने को ही तबीयत नहीं करती, क्योंकि एकदम सरासर डिक्टेटरशिप है। और जो आजकल के जो 2-3 दिन के वाक़यात हुए हैं, जो हाथरस की लड़की के साथ हुआ, ये सारी चीज़ें, इसी ईदगाह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बुनियादी जो खामियाँ हैं, देखिए लिब्रान कमीशन, MS लिब्रान कमीशन बड़ा मशहूर हुआ था, उसने बाबरी मस्जिद के केस की अलग से एक इंक्वायरी की थी। जी। और जस्टिस लिब्रान, मनमोहन सिंह लिब्रान 2-3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। इतना बड़ा आदमी, और 17 साल तक उनको 49 एक्सटेंशंस मिले, 17 साल में 49 एक्सटेंशन मिले। 3 महीने का टाइम दिया गया था कि 3 महीने में आप रिपोर्ट बना के दे दें, लेकिन 17 साल तक वो रिपोर्ट नहीं बना सके। मगर उनके सामने भी बहुत लार्जर इश्यूज थे, और उनकी जो रिपोर्ट आई वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लिब्रान कमीशन ने 5-6 चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग थी और बड़ी एहतियात के साथ तैयार किया गया मंसूबा था, और उस मंसूबे में ये तमाम लोग शामिल थे, उमा भारती ख़ासतौर पर शामिल थी। और उन्होंने कहा कि ये कोई अनदेखी ताकतें नहीं थी, बल्कि दिन के उजाले में लोगों ने मस्जिद को ढाया था, और जिन बड़े लीडरों की निगरानी में ढाया था वो सब ये थे जिनको छोड़ दिया गया। तो मैं एक बड़ी खामी आपको बताता हूँ कि इतने बड़े बड़े कमीशनों का फिर फ़ायदा क्या है। 17 साल जो ये कमीशन रहा, और हमारे आपके टैक्स से वो सब खर्चे इस पर 9 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च हुआ। जी। इस कमीशन पर 9 करोड़, 17 साल, 49 एक्सटेंशन, और वॉल्यूमिनस रिपोर्ट 2 जिल्दों में। और उसमें जो जो कुछ कहा गया बेअसर, बेवक़्त, क्यों कि उस रिपोर्ट की कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है, अदालत में इसकी कोई हैसियत नहीं है। इतना बड़ा जज जो दो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका है, उसकी रिपोर्ट की तो कोई हैसियत नहीं। और एक लोकल कोर्ट, वो जज साहब आए और उन्होंने सबको फ्री कर दिया, सबको बरी कर दिया। एक तो कानून की ये खामी है। दूसरी जो मैं आपको बताऊं, इंक्वायरी कमीशन मैंने बता दिया कोई हैसियत नहीं। एक जो कानून की कमी है, साजिश कहते हैं कि कमरे में बैठकर होनी चाहिए। अरे वाह, साजिश तो 2 लोग जो है एक सड़क के किनारे खड़े होकर भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? ये साजिश नहीं है। अगर वहीं कोने पे खड़े होकर कहते हैं वो सामने आदमी जा रहा है उसके थप्पड़ मारना है, हाँ, तो वो साजिश कैसे नहीं होगी वो? और दिल्ली में जो राइट हुए हैं, हाँ, ये आपने इनके जितने लोगों को पकड़ा है, 15 लोगों को, हाँ, साजिश का ही तो इल्जाम है, वो डायरेक्ट तो मुलविस नहीं है। और ये प्रोटेस्ट में सड़क पे थे, और ये कमरे में नहीं थे। और यहाँ वो बता रहा है CBI वाला कि 5 दिसंबर को कमरे में मीटिंग हुई, लेकिन जज साहब, अच्छा वही मैं आपको सिर्फ 3 बातें बस कह के बात खत्म करूँगा कि जो डिस्क्रेशन है ना कानून में, डिस्क्रेशन यानी इख्तियार तमीज़ी, बस यही सबसे खतरनाक, बल्कि इख्तियार बदतमीज़ी हुआ। ये क्या तमीज़ी क्या हुआ? अब मैं आपको बता दूं कि कानून को ही ना माने। अब देखिए, डिस्क्रेशन, सरकार का डिस्क्रेशन है कि सैंक्शन दे या ना दे केस चलाने का, जैसे इस मामले में भी 2-3 मौक़ों पर हुआ। 1 नंबर 2, सरकार ने सैंक्शन दे दिया, अब पुलिस का डिस्क्रेशन कि पुलिस कौन सी धाराएं लगाए, कौन सी धारा हटा के कमज़ोर कर दे, कौन सी लगा के मजबूत कर दे। तीसरा, जैसे दिल्ली दंगों में भी हुआ है, मुसलमानों पे कुछ और धाराएं हैं, दूसरों पे कुछ और धाराएं हैं। तीसरा डिस्क्रेशन प्रोसिक्यूटर का, जो वकील है, यानी हुकूमत ने सेक्शन कर दिया, पुलिस ने धाराएं लगा दी, अब जो वकील है सरकारी, जिसको सज़ा दिलवाने के लिए बहस करनी है, अब उसका डिस्क्रेशन है कि वो प्रोसिक्यूशन के वक्त कौन से जुर्म में प्रोसिक्यूट कराना चाहता है, कौन से में नहीं कराना चाहता। अब चौथा जो डिस्क्रेशन है वो जज साहब का है। जज साहब उनको रिकॉर्ड पे माने सबूतों को या ना माने, यानी वहाँ पहुँचते तक इंसाफ की गुंजाइश, इंसाफ दम तोड़ जाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये डिस्क्रिशन वाली बात आमतौर पर लोग नहीं जानते, और इतनी तफसील से मुझे भी मालूम नहीं था इस प्रोग्राम से पहले। मैं बिल्कुल अब एक डिस्क्रेशन कह के ख़त्म करता हूँ, उसके बाद आप पे, कि एक डिस्क्रेशन आईन में इतना ख़तरनाक है कि जिस पर आज तक किसी ने बात नहीं की। लेकिन मैं आज हल्का सा इशारा देना चाहता हूँ, किसी और वक्त फिर लंबी बात करेंगे, कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात हैं, विदाउट साइटिंग एनी रीज़न, बग़ैर कोई कारण बताए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके कोई भी डिसीज़न दे सकता है। जैसे बहुत रीसेंट
केस तो जो है वो सुशांत वाला मामला है, जिसमें सीबीआई को सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके। उससे पहले बाबरी मस्जिद की लैंड आर्टिकल 142 में एक मंदिर को दे दी और आर्टिकल 142 के तहत 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दे दी कि आप भी ठंडे रहो। इसी तरह आर्टिकल 142 के तहत ही इन तमाम लोगों के खिलाफ साजिश का पहलू सुप्रीम कोर्ट ने शामिल कराया था, जो एक सीबीआई के डायरेक्टर ने हटवा दिया था। तो ये जो डिस्क्रेशन की जो एक श्रृंखला है ना पूरी, ये सबसे खतरनाक, यानी कानून से ऊपर के डिस्क्रेशन जाए और वो फिर कानून को ही तहस नहस कर दे। तो ये बहरहाल बात बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे थे। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर मुश्किल होती है कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। अब भी हम तकरीबन 25 मिनट से ज़्यादा बात कर चुके हैं और आप बहुत ही बारीकी से स्टडी करके चीज़ों को बताते हैं। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, वदूद साजिद साहब जिस मेहनत से, जिस तैयारी से आते हैं और बहुत से मौक़ों पर तो बिल्कुल वकीलों की तरह से तफसीलात बताते हैं। ये बहुत ही अहम बात है और आम तौर पे अदालतों की ज़बान अंग्रेज़ी होती है और अंग्रेज़ी आम तौर पर कुछ तो वकील भी नहीं समझते, लेकिन ये सादा हिंदुस्तानी ज़बान में आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती हैं। लेकिन साथ साथ मैं और ये बताऊं कि मुल्क बहुत ही गैर मामूली अजीब सी सूरत हाल से गुज़र रहा है। कानून का क्या हाल है, कानून के रखवाले क्या कर रहे हैं और कानून पर अमल कराने की जिनकी ज़िम्मेदारी है हुकूमतों की, वो किस तरह से बिहेव कर रही हैं। अदालतों में क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस ने राहुल गांधी को किस तरह से धक्का दिया, वो अभी 2 दिन पहले का वाक़या। तो ये सारी चीज़ें किस किस तरह से हो रही हैं, ये एक बहरहाल संकेत है, इंडिकेशन है कि मुल्क गलत डगर पर कहीं जा रहा है, जिसे मैं समझता हूँ देश के सभी लोगों को हमदर्दी के साथ, इस मुल्क के साथ हमदर्दी के लिए, अपने समाज की और जो सद्भावना होनी चाहिए सभी कम्युनिटीज़ में, उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ाने के लिए इन सब इश्यूज़ पर गहराई से गौर करने की ज़रूरत है। ख़त्म करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वदूद साजिद साहब की और वीडियो देखने के लिए उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, व्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल VNI। उस पर आप जाकर के और वीडियो देख सकते हैं और इसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन किया हुआ है, जो सबसे ऊपर होता है कमेंट, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने वक्त दिया, मीडिया स्टार के लिए आप वक्त देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और मैं दर्शकों से कहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। मैं भी ख़ुद बहुत सी चीज़ें सीखता हूं, बिला तकल्लुफ़, मुझे कहने में कोई आर नहीं है इस बात में, और हमेशा अपने इल्म में इजाफ़ा करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।